हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ सिंथेसिस की बात करेंगे। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण किया जा सकता है लेबोरेटरी में। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी और आज के लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। स्टूडेंट्स, ये 12 मेथड्स हैं जिनसे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। सेकंड है एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। थर्ड है ग्रिग्नियार्ड सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ है एल्कीन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। फिफ्थ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स प्रोवाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। सिक्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। सेवेंथ ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ketones also provide carboxylic acid. Eighth Koch reaction. Ninth heating of gem dicarboxylic acid provide carboxylic acid. 10th हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसाइल एल्हाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। 11th जो मेथड है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स एंड 12th जो मेथड है वो है आर्न्स आइंस्टीन सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स 12 मेथड्स हैं जिससे कि आप लेबोरेटरी में कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो 12 मेथड्स हैं उन्हें एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। उसमें से आपका फर्स्ट मेथड था वो था कि प्राइमरी एल्कोहल्स या एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का मिलना। स्टूडेंट्स, आपने जो अल्कोहल चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसका ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे। उसमें मैंने ये सारी रिएक्शंस बताई थी कि अगर प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4, तो रिएजेंट क्या हो गया आपका एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4। इनकी प्रेजेंस में जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो पहले आपको मिलता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो या तो आप है ना प्राइम जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहे अल्कोहल ले लें चाहे एल्डिहाइड ले लें, अगर इनका ऑक्सीडेशन आप K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फर्स्ट मेथड क्या हो गया, आप प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल। इसका जब हम KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो अल्कोहलिक ग्रुप है आप देखेंगे वो COH ग्रुप में बदल गया और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनोइक एसिड मिल गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 और एसिडिक KMnO4। आपसे पूछे तो रिएजेंट क्या होगा, K2Cr2O7 और KMnO4। बच्चों, जो दूसरा मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। अगर एल्काइल बेंजीन्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, आप ये यहाँ पे देखिए कि ये है आपका एल्काइल बेंजीन, ये एल्काइल ग्रुप है, ये बेंजीन ग्रुप है। इसका KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया तो जो एल्काइल ग्रुप है वो COH ग्रुप में बदल गया। फॉर एग्जांपल ये है NO2C6H4CH3। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन किया तो CH3 ग्रुप किस में बदल गया, COH ग्रुप में। बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो एल्काइल ग्रुप है उसके पास बेंजाइलिक H प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी इसका ऑक्सीडेशन COH ग्रुप में होगा। तो ये आप इस स्ट्रक्चर में देखिए कि जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसकी प्रेजेंस मस्ट है इस एल्काइल ग्रुप के COH ग्रुप में बदलने के लिए। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि एल्काइल ग्रुप के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उस आधार पे आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा जो एल्काइल बेंजीन है वो KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होगा।
किसका एल्काइल ग्रुप बेंजीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नहीं बदलेगा। आप देखिए यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी जो अल्फा कार्बन, यहाँ पे जो एक बात और ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो सिर्फ अल्फा कार्बन का होता है, इस कार्बन का। तो अल्फा कार्बन के पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो जो डी है इसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलेगा। कारण क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो एक तो ये हुआ कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो सिर्फ अल्फा कार्बन का होता है, उसी कार्बन का होता है जो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। दूसरा, उस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए। आप देखिए कि कई एल्काइल बेंजीन हैं जिनके ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट उसमें जो एग्जाम्पल है उसमें बताया गया है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो सिर्फ अल्फा कार्बन का होता है, अल्फा कार्बन COH ग्रुप में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में अल्फा कार्बन के रूप में मिथाइल ग्रुप है, वो COH में बदल गया। सेकेंड, उसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो CH2CH3 है, लेकिन होता ये है कि जो सिर्फ अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है ये COH ग्रुप में बदल जाता है और ये बॉन्ड टूट के ये निकल जाता है। तो ये COH में बदल गया। अगर एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है तो वो सभी अल्फा एल्काइल ग्रुप COH में बदल जाएंगे और आपको पॉली एसिड्स मिल जाएगा। तो आपको कोई सा भी मिथाइल ग्रुप दे रखा है, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उन सबको हटा दो और उसकी जगह एक COH ग्रुप लगा दो। ये बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पैड की दृष्टि से। तीसरा जो मेथड है वो है ग्रिग्नियर रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। बच्चों, जब ग्रिग्नियर रिएजेंट, जैसा कि आप जानते हैं ग्रिग्नियर रिएजेंट क्या होता है, RNGX। इस ग्रिग्नियर रिएजेंट की रिएक्शन जब CO2 से कराई जाती है तो सबसे पहले आपको सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है जो ठीक है, और उसकी जब हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो आपको अगर ग्रिग्नियर रिएजेंट दे रखा है और CO2 दे रखा है तो आप एंड प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3MgBr, इसकी जब रिएक्शन CO2 से कराया तो एसिटिक एसिड मिला। आपको क्या करना है, जो कि ग्रिग्नियर रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप है उसको COH से जोड़ देना है और आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बच्चों, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म बता रखी है कि कैसे ग्रिग्नियर रिएजेंट CO2 से रिएक्शन करता है। ये जो ग्रिग्नियर रिएजेंट होता है इसका R नेगेटिव होता है और जो कार्बन CO2 का कार्बन होता है वो पॉजिटिव होता है। ये तो इसके कार्बन से जाके जुड़ेगा और ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे MgX जुड़ जाएगा। तो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल गया, इसकी हाइड्रोलाइसिस की आपने और ये आपको एसिड मिल गया। तो आपको क्या करना है, जो ग्रिग्नियर रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है उसको किससे जोड़ना है, कार्बन से जोड़ना है। चौथा मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। जब एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमें एसिटिक एसिड मिलता है। जो प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल वो डिपेंड करता है कि आपका एल्कीन कैसा है। तो ये देखिए आप इसका कि यहाँ पे 1 प्रोपीन है, इसका जब ऑक्सीडेशन किया तो आपको एसिटिक एसिड और CO2 मिला। फिर यहाँ पे आपने इस सेकंड जो कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन किया तो आपको एसिटिक एसिड और एसीटोन एज अ प्रोडक्ट मिला। आपने 1,3-ब्यूटाडाइईन का ऑक्सीडेशन किया KMnO4 से तो CO2 मिला। तो अलग अलग एल्कीन से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं और जिन्हें हम डिटेल में और देखेंगे। तो आपने देखा कि अलग अलग एल्कीन से अलग अलग आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि ब्यूटीन 2ईन से आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड मिला। ठीक है, आप देखेंगे कि 2 मिथाइल ब्यूटीन 2ईन से आपको एसीटोन और एसिटिक एसिड मिल रहा है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन 2ईन से प्रोपेन, मतलब 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के मिले, आपको एसिड ही नहीं मिला यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, उसका क्या रोल है। आप सबसे पहले जो कार्बन
डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको देख लीजिए कि वो 1 डिग्री 2 डिग्री है। जैसे ये दोनों कार्बन 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो ये जो CH ग्रुप है, ये जो CH ग्रुप है वो COH ग्रुप में बदलेगा। सिंपल COH ग्रुप में मिल गया तो ये बॉन्ड टूटा, इसको भी COH में बदल दो आप, इसको भी COH में बदल दो, तो आपको 2 मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड के मिल गए। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। जब 2 डिग्री हो तो उसे किस में बदलते हैं हम, कीटोन में बदलते हैं। तो ये 2 डिग्री वाला तो बन गया कीटोन, ठीक है, और जो 1 डिग्री वाला है वो COH में बदल गया तो आपका एसिटिक एसिड मिल गया। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इसमें ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो ये भी कीटोन में बदलेगा बॉन्ड टूट के, ये भी कीटोन में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन मिल गए। तो आपको रूल अच्छे से याद रखना है, आप दोनों जो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन है उनको 1 डिग्री और 2 डिग्री देख लीजिए कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। 1 डिग्री है तो उसे COH में बदलेंगे, और अगर 2 डिग्री है तो उसे कीटोन में बदलेंगे। और बच्चों ध्यान रखिए, अगर आपका प्रोडक्ट HCOH फॉर्मिक एसिड मिलता है तो ये फॉर्मिक एसिड भी फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 बना लेता है, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एसिटिक एसिड वगैरह बन रहा है, प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है, तब तो ठीक है, वही लास्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड बन रहा है आपका तो CO2 में बदल जाएगा। तो आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में जो थर्ड एग्जाम्पल था उसमें CO2 एंड प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि जो पहले सबसे ऑक्सीडेशन होकर फॉर्मिक एसिड बनता है और फॉर्मिक एसिड फर्दर CO2 में बदल जाता है। पांचवा मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को साइनाइड्स भी कहते हैं बच्चों। नाइट्राइल्स का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो जो CN ग्रुप होता है वो COH ग्रुप में बदल जाता है और साथ में अमोनिया रिलीज होती है। तो अगर आपको नाइट्राइल्स का हाइड्रोलाइसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको सिंपल ये करना होगा कि नंबर ऑफ जो एल्काइल ग्रुप है वो तो सेम ही रहेंगे, बस CN को COH ग्रुप में बदल देना है। तो जो बॉन्ड्स बनते हैं वो CO डबल बॉन्ड बनता है, CO सिंगल बॉन्ड बनता है, और जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के तीनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स प्रोवाइड कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक कंडीशन। बच्चों छठा मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। जब एक कार्बन से 3 हेलोजन जुड़े होते हैं तो उसे हम ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। एक एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि कार्बन से 3 Cl जुड़े होते हैं, ठीक है। अब जब इसकी है ना हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो जो तीनों Cl है वो तीनों OH से रिप्लेस हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 CH की जगह 3 OH आ गए, ठीक है। एक कार्बन से अगर 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो ये अनस्टेबल कंडीशन होती है, 2 OH ग्रुप से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और आपको एंड प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव्स की जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो आपको एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। फर्स्ट स्टेप में तीनों हेलोजन तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते हैं, डिहाइड्रेशन होता है और एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। सातवां मेथड है मिथाइल कीटोन के ऑक्सीडेशन से। बच्चों ये मिथाइल कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना वेल नोन रिएक्शन है जिसे हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो OH ग्रुप में बदल जाता है, किसकी प्रेजेंस में, आयोडीन NaOH और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। आप देख रहे हैं कि जो CH3 ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो गया, OH, और साथ में आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया, आयोडोफॉर्म। तो इस तरह से ये हेलोफॉर्म का बनना वेल नोन हेलोफॉर्म रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप डिटेल में एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से भी जो मिथाइल कीटोन है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है। एथ रिएक्शन जो है वो है कोच रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मतलब एल्कीन्स। जब एल्कीन की रिएक्शंस कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर से कराई जाती है बहुत हाई टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर पर इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो एल्कीन के बीच का डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है और एक कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है और एक कार्बन से COH ग्रुप जुड़ जाता है। आप देखिए कि ये आपने बॉन्ड तोड़ा, इसका एक पाई बॉन्ड तोड़ा, इससे एक उससे तो एक कार्बन से तो हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक कार्बन से COH ग्रुप जोड़ दिया। तो कोच रिएक्शन के द्वारा आपको ओलिफिन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है।
जो 9th मेथड है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। जब एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। हाइड्रोलाइसिस बहुत तेजी से होती है और तो एसिल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो जो Cl होता है वो OH से रिप्लेस हो जाता है। ये एक तरीके से एसिल क्लोराइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें Cl का सब्स्टिट्यूशन OH न्यूक्लियोफाइल से हो जाता है। इस तरह से एसिल क्लोराइड और एनहाइड्रेट दोनों के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स की। जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स किया जाता है तो दो कंडीशन में किया जा सकता है, चाहे एसिडिक कंडीशन हो चाहे बेसिक कंडीशन हो। जब एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, और अगर बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कार्बोक्सिलेट फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो एस्टर की हाइड्रोलाइसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, चाहे एसिडिक कंडीशन हो चाहे बेसिक कंडीशन हो। अब हम 11th मेथड देखते हैं, आर्न्स आइस्टर सिंथेसिस। बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाने का, क्योंकि इसमें जो सबस्ट्रेट है, स्टार्टिंग मटेरियल है, उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला आपको एसिड मिलता है। इस मेथड को आप ध्यान से समझिए। इस मेथड से काफ़ी ऑब्जेक्टिव या कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। आपका स्टार्टिंग मटेरियल ये एसिल क्लोराइड होता है। एसिल क्लोराइड में R कोई एल्काइल ग्रुप है और COCl है, तो ये कार्बन एक, मान लो एल्काइल ग्रुप के अलावा एक कार्बन है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि एल्काइल ग्रुप के अलावा एक ये कार्बन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, तो दो कार्बन वाला, एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिला आपको। तो इस मेथड में आपको एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। पहला तो ये चीज़ ध्यान रखिए। स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? एसाइल क्लोराइड। दूसरी चीज़, एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब डाईएजोमीथेन से कराते हैं, ये आपका डाईएजोमीथेन है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो एसाइल क्लोराइड्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये जो डाईएजोमीथेन है, इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करता है। काम ऐसे करेगा कि ये जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे मूव करेगा, फिर ये कार्बन वाला बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन से ये इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, तो आपका ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इस इंटरमीडिएट में क्या होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, वो शिफ्ट करेगा और Cl निकल जाएगा। ये हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक। फर्स्ट स्टेप में डायजोमीथेन से जो न्यूक्लियोफाइल बना उसने अटैक किया, सेकंड में Cl का सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में डायजोमीथेन के दूसरे मॉलिक्यूल का यूज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंपटीशन में कि टोटल कितने मॉलिक्यूल का यूज होता है, तो डायजोमीथेन के 2 मॉलिक्यूल का यूज होता है। फर्स्ट मॉलिक्यूल का तो एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, दूसरे उसमें ये एज अ बेस काम करता है, ये इस प्रोटोन को अटैक वो कर लेगा। ठीक है, एज अ बेस डायजोमीथेन का मॉलिक्यूल काम करता है, तो ये इसको अटैक कर लेगा और N2 निकल गया। ठीक है, इस प्रोटोन ने अटैक कर लिया और जो Cl निकला था पिछली स्टेप में उससे मिलकर CH3Cl बना लेगा। ठीक है, एक तो प्रोटोन यहाँ से आ गया, ये तो हो गया CH3 और ये Cl, तो ये मिलके क्या बना लेंगे? CH3Cl और N2 निकल जाएगा। तो ये सेकेंड स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुई, सिंपल अल्फा वाला हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन निकल गया और आपको ये मॉलिक्यूल एज अ इंटरमीडिएट मिल गया। ठीक है, अब इसमें है ना, ये देखिए आप, इसमें ये रेजोनेंस हुआ और आपको अल्फा डाईएजो कीटोन मिल गया। ठीक है, आपको क्या मिल गया? अल्फा डाईएजो कीटोन। इस अल्फा डाईएजो कीटोन से N2 निकल जाता है। N2 अगर हम गर्म करते हैं, N2 क्या होता है? काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये आसानी से मॉलिक्यूल से निकल जाता है। तो अल्फा डाईएजो कीटोन से N2 निकला और आपका इंटरमीडिएट बना कार्बीन। तो दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सिंथेसिस से पूछा जाता है
कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अब इस कार्बिन इंटरमीडिएट में वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है और आपको कीटीन मिलता है इस रीअरेंजमेंट के बाद। अब कीटीन पर अगर हम अलग अलग मॉलिक्यूल का अटैक कराएंगे तो हमें अलग अलग एंड प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें ये है कि अगर H2O का अटैक कराते हैं कीटीन पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, अल्कोहल का अटैक कराएंगे तो एस्टर मिलेगा, NH3 का अटैक कराएंगे तो एमाइड मिलेगा, R2NH का अटैक कराएंगे तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलेगा। तो ये सिंथेसिस में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायजोमीथेन के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल। फर्स्ट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, सेकेंड मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। इंटरमीडिएट का बनता है कार्बिन, कार्बिन इंटरमीडिएट में कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट से कार्बिन किस में बदल जाता है, कीटीन में। कीटीन पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अटैक कराएंगे, जैसे वाटर का अटैक कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर अल्कोहल का अटैक कराएंगे तो एस्टर मिलता है। तो ये हो गई आपकी सिंथेसिस, जिसमें कि आपको एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। बच्चों 12th और लास्ट मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेलोनिक एस्टर की, से भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आपके सामने मेलोनिक एस्टर बना हुआ है। मेलोनिक एस्टर की विशेषता होती है कि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते हैं, ये जो कार्बन है इससे जुड़े हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जब इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराई जाती है तो वो इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और जब इसकी रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से कराई जाती है तो एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये इस एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा, Br निकल जाएगा और इस कार्बन से CH2 CH3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जब है ना हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो जो एस्टर ग्रुप है, दोनों एस्टर ग्रुप है वो एसिड ग्रुप में बदल जाते हैं एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस कराने पर। जब 1,3 कंडीशन में, तो आपको 1,3 कंडीशन पे COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं और गर्म करने पे CO2 निकल जाती है और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाता है। तो ये हो गई हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेलोनिक एस्टर। तो आपका क्या बना, आपका ये CH2 CH3 इस कार्बन से जुड़ गया और दोनों एस्टर ग्रुप के हाइड्रोलाइसिस से COH ग्रुप और COH ग्रुप बन गए। ठीक है, गर्म करने पे CO2 निकल जाएगी और आपका ये आपका एंड प्रोडक्ट आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेलोनिक एस्टर। स्टूडेंट्स, हमने 12 मेथड देख लिए जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की लैब में सिंथेसिस की जा सकती है, फॉर्मेशन किया जा सकता है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस प्रकार की रिएक्शंस देते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।